Assalamualaikum dear brothers and sisters. Welcome back in our team Law Tutor. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लेकर आया हूं। तो हम इस एक्ट का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन वाइज डील करेंगे या सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं 137 सेक्शंस, ठीक है, और 8 चैप्टर्स हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है 137 सेक्शंस और इन सेक्शंस को 8 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 की तरफ कि सेक्शन नंबर 1 क्या चीज डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। सेक्शन 1 तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 1 4 चीजें डिफाइन करता है। कौन कौन सी, मैं इधर लिखता हूं अभी आपके सामने। एक, शॉर्ट टाइटल। नंबर 2 जो डिफाइन करता है वो है कमेंसमेंट। नंबर 3 पर है एक्सटेंड, मीन्स के हदूद। और लास्ट में है एग्जेम्पशन। तो ये 4 चीजें हैं जो आपका सेक्शन नंबर 1 डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 के मुताबिक जो शॉर्ट टाइटल है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, टीपीए 1882। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का शॉर्ट टाइटल है। सेक्शन नंबर 1 में दूसरी बात कर रहा है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट डेट 2 डेट होती है, ठीक है। एक जब आपका एक्ट पास होता है, पासिंग डेट। दूसरी आपकी डेट होती है इन्फोर्समेंट, मीन्स के कब लागू होगा, कब एप्लीकेबल होगा। जब कभी भी पार्लियामेंट लॉ पास करती है या जो भी असेंबली लॉ पास करती है तो लॉ जिस डेट को पास करती है उसमें क्लेरिफाई कर देती है कि ये जो लॉ है वो किस डेट से एप्लीकेबल होगा, किस डेट से लागू होगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका जो पास हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी 1882 को, और इनफोर्स जो हुआ था, इनफोर्स हुआ था आपका 1 जुलाई 1882 में, ठीक है। तो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 17 फरवरी 1882 में पास हो गया था और उसमें क्लेरिफाई कर दिया था कि ये जो एक्ट है 1 जुलाई 1882 से एप्लीकेबल होगा। तो एनफोर्समेंट की डेट 2 किस्म की होती है, 2 एग्जाम की होती है, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। देखें, एक होती है आपकी प्रोस्पेक्टिव, दूसरी आपकी होती है रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये 2 डेट्स होती हैं इन्फोर्समेंट की। तो रेट्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट मींस कि वो इन्फोर्समेंट के एक जिस डेट पर आपका एक्ट पास हुआ है उसके फ्यूचर डेट में वो एप्लीकेबल हो, मीन्स के फ्यूचर में डेट जो है इफेक्ट में आए या वो एक्ट फ्यूचर में इफेक्ट में आए, तो होती है प्रोस्पेक्टिव। तो जैसे कि आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ था 17 फरवरी 1882 में और इसकी इन्फोर्समेंट की जो डेट है वो है फ्यूचर में, मीन्स के आगे है। तो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो डेट है वो है प्रोस्पेक्टिव, मीन्स के फ्यूचर में है। दूसरी होती है रेट्रोस्पेक्टिव,
रेट्रोस्पेक्टिव डेट मींस के जिस दिन आपका एक्ट पास हुआ उससे पहले से ही वो एप्लीकेबल हो। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 1 में ये डिफाइन किया गया है कि कुछ सेक्शंस को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये जो सेक्शंस है उनको रेट्रोस्पेक्टिवली अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो एप्लीकेबल कर सकती है, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकती। चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव करे, चाहे तो प्रोस्पेक्टिव करे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं। तो कौन से सेक्शंस हैं? वो जो सेक्शंस हैं उन्हें एग्जम्प्टेड किया गया, मींस इस एक्ट से छूट दी गई है, एग्जम्प्ट किया गया, उसको अलग किया गया है। ठीक है, तो कौन से सेक्शंस हैं वो मैं आपको इधर लिखता हूं। ठीक है, एक सेक्शन है आपका 54 जो डील करता है सेल से। ठीक है, दूसरा सेक्शन है 59 जो डील करता है मॉर्टगेज से। तीसरा सेक्शन है 107 जो डील करता है लीज से, और 123 सेक्शन जो है डील करता है ट्रांसफर से। ये जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 1 में स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि ये जो सेक्शंस हैं इस एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होंगे, और सूबाई गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ये जो सेक्शंस हैं उनको एप्लीकेबल करे प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, वो सूबाई गवर्नमेंट का अख्तियार होगा। और इसमें एक और भी बात की गई है एक्सटेंड के मुताबिक कि ये जो सेक्शंस हैं ये 4 सेल, मॉर्टगेज, लेज और ट्रांसफर से रिलेटेड, ये जहां कहीं भी रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा वहां पर ही एप्लीकेबल होगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं होगा वहां पर ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि काफी ऐसी सारी जमीनें होती हैं जहां पर कब्जा किया होता है, जहां पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होती, नहीं उधर कोई ऐसा रजिस्ट्रार होता है जो वहां की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो उस जमीन के ऊपर जो है वो जमीनें जो है या उन जमीनों के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कोई चीज होगी या रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होता होगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, क्लियर। अब हम आते हैं कि एक्सटेंड। अगर आप एक्ट में देखेंगे तो उधर प्रोविंस में ही ये एप्लीकेबल होता है। इसकी एक्सटेंड जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वो सिर्फ और सिर्फ सूबे में है, बट ये जो एक्ट है होल ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेबल होता है। जहां पर पाकिस्तान के अंदर जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होता होगा वहां पर आपका ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। एग्जेप्टिंग क्या है? ये जो सेक्शंस है ये जो मैंने इधर लिखे हैं इनको एग्जेम्प्ट किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, और सूबाई गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि इन सेक्शंस को प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल करे या रेट्रोस्पेक्टिवली करे, तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है। तो ये चीजें जो मैंने लिखी हैं ये डिफाइन की हुई है सेक्शन नंबर 1 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ कि सेक्शन नंबर 2 में क्या चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। सॉरी, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 3 हमारा इंटरप्रिटेशन क्लास। ठीक है, तो उससे हम डील करते हैं जो डेफिनेशन टर्म्स के हैं हम। सेक्शन 3 डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लास। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन मींस के एक्सप्लेनेशन, मींस के वजाहत या डेफिनेशन क्लास के हैं। हर एक्ट के शुरुआती सेक्शंस में आपने देखा होगा कि उस एक्ट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो उसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी जाती है।
और ये बताया जाता है कि ये वो टर्म्स हैं जो आगे चलकर इस एक्ट में इस्तेमाल होंगे, और इन टर्म्स की आपको जर्नल मीनिंग नहीं लेनी। इनकी मीनिंग हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है इंटरप्रिटेशन क्लास में, और उसकी मीनिंग वही होगी, आप जर्नल मीनिंग नहीं लेंगे। तो हर एक्ट के हिसाब से हर टर्म की अपनी एक मीनिंग होती है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्लास में हमारे पास 7 डेफिनेशंस हैं, 7 टर्म्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं। एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक टर्म है इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 2 है इंस्ट्रूमेंट, नंबर 3 है अटेस्टेड, ठीक है। नंबर 4 है रजिस्टर्ड, नंबर 5 है अटैच टू द अर्थ, टू द अर्थ। नंबर 6 है एक्शनेबल क्लेम, एबल क्लेम। और जो लास्ट डेफिनेशन है वो है a person is said to have notice। तो ये 7 टर्म्स हैं जो इंटरप्रिटेशन क्लास में डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की जनरल डेफिनेशन देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स के अटैच टू द अर्थ, वो चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं या जमीन से अटैच हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। ये एक जनरल मीनिंग है। बट अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की मीनिंग लें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर ना हो सके, ना ही वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफर हो सके। बेसिकली इधर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रिकॉग्नाइज करती है आपकी लैंड को, आपकी बिल्डिंग को, ईटीसी। मीन्स के जो जमीन है या बिल्डिंग है या आपका घर है या आपकी जो ऑफिस है वो आपकी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये दीवार है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये अटैच टू द अर्थ है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसको अगर आप इस जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाना चाहो तो इसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकती। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जमीन से अटैच आपके ग्रोइंग क्रॉप्स भी होते हैं, ग्रास भी होती है, स्टैंडिंग टिम्बर्स भी होते हैं, ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते क्योंकि वो ग्रास हम जमीन से काट कर आगे सेल आउट करते हैं, वहां से हमें बेनिफिट हासिल होता है। मीन्स के वो ग्रास हम उधर से काट कर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपकी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो ग्रास हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपका घर है, बिल्डिंग है, आपकी जो जमीन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो टर्म है इंस्ट्रूमेंट, इसका सिंपली मकसद है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो लफ्ज है ये मुख्तलिफ एक्ट में भी डिफाइन किया गया है, तो हर एक्ट का अपने हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट होता है। बट इधर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट मीन्स के डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है टेस्टामेंटरी, दूसरा होता है नॉन टेस्टामेंटरी। टेस्टामेंटरी, दूसरा होता है नॉन टेस्टामेंटरी।
तो इधर इंस्ट्रूमेंट जो लफ्ज है या इंस्ट्रूमेंट जो टर्म है ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को डिनोट करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक जहां कहीं भी ट्रांसफर का वर्ड आए तो आपका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन से, नॉन टेस्टामेंट्री, जो बगैर वसीयत के हैं। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को एक शख्स से दूसरे शख्स तक सेल करते हैं, मॉर्टगेज पर देते हैं, लीज पर देते हैं या एक्सचेंज करते हैं। तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में आपकी कोई भी वसीयत नहीं होती। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है ना, इनके ऊपर सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है और नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो होंगे आपके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब हम आते हैं अटेस्ट, जो लफ्ज है अटेस्ट। तो अटेस्ट की जर्नल जो मीनिंग है वो ये है कि हम किसी गजेटेड ऑफिस के ऊपर या बीपीएस 17 के ऑफिसर के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए अटेस्ट करवाते हैं, तो वो होता है अटेस्टेड। तो इधर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक अटेस्टेड का मतलब ये है जब मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को सेल कर रहा हूं तो उस वक्त दो या दो से ज्यादा विटनेसेस खड़े हों, आई विटनेसेस खड़े हो, वो देखें कि एग्जीक्यूटेंट मीन्स के मैं जो अपना राइट ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं एग्जीक्यूटेंट हूं, तो वो मेरी सिग्नेचर करते हुए वो लोग मुझे देखें कि हाँ हमने इस शख्स को सिग्नेचर करते हुए देखा था कि ये अपना प्रॉपर्टी का राइट किसी दूसरे शख्स की तरफ ट्रांसफर कर रहा था। मीन्स के सिंपली हम कहेंगे विटनेसेस। तो अटेस्टेड का इधर मकसद ये है दो या दो से ज्यादा विटनेसेस हो, वो ये बताएं कि हमने उसको पर्सनली देखा है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करते हुए। इसके बाद हम आते हैं रजिस्टर्ड के ऊपर। रजिस्टर्ड मीन्स के वो प्रॉपर्टी, वो इंस्ट्रूमेंट या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो या किसी लॉ के तहत वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं रजिस्टर्ड। मीन्स के वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद हम आते हैं अटैच टू द अर्थ। अटैच टू द अर्थ दो कॉन्सेप्ट आते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, एक रूटेड, दूसरा है एम्बेडेड। एम्बेडेड तो रूटेड मीन्स के जो भी हम जमीन के अंदर ग्रोइंग जो क्रॉप्स लगाते हैं, जो फसल लगाते हैं, उसे हम कहते हैं रूटेड। तो जो भी क्रॉप्स होते हैं या जो भी झाड़ियां वगैरह हम लगाते हैं या जो भी ग्रास लगा होता है वो अटैच टू द अर्थ होता है, ठीक है। दूसरा होता है एम्बेडेड। एम्बेडेड हम कहते हैं बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग है हमारी या हमारा जो घर है वो भी अटैच टू द अर्थ होता है, या ये दीवारें जो हैं ये भी अटैच टू द अर्थ हैं, ठीक है। आपकी दीवारें हैं, आपका जो घर बना हुआ है वो भी अर्थ से अटैच है, क्योंकि हम जब भी घर बनाते हैं तो बुनियाद डालते हैं, तो बुनियाद जो है जमीन से अटैच होती है। तो अटैच टू द अर्थ का कॉन्सेप्ट ये है, वो चीजें जो जमीन से अटैच हों वो कोई भी हो सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्शन एबल क्लेम के ऊपर, ठीक है। एक्शन एबल क्लेम सिंपली हम कहें एक्शन एबल क्लेम मीन्स क्लेम ऑन एनी डेब्ट। मीन्स कि आपने जो कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे के ऊपर आप दावा कर रहे हैं। कौन सी दावा है, कौन सा क्लेम है आपका, एक्शन एबल क्लेम है। तो क्लेम दो तरीके से होते हैं, ठीक है। या क्लेम अगर हम कहें एक्शन एबल क्लेम के दो तरीके कार होते हैं। एक एक्शन एबल क्लेम आपका सिक्योर्ड एक्शन एबल क्लेम,
सिक्योर्ड होता है, दूसरा आपका जो है अनसिक्योर्ड होता है। मीन्स कि आप जब भी डेब्ट लेते हैं किसी से तो उसके दो अकसाम होते हैं, एक डेब्ट होता है आपका सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड डेब्ट मीन्स के इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होता, मीन्स के जब कोई भी आपसे कर्जा लेता है तो आप उसमें अपनी सिक्योरिटी देते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट में अगर आपका कर्जा वापसी ना करूं तो मैंने आपको जो चीज एज अ सिक्योरिटी दी है वहां से आप वो बेच कर ले सकते हैं, जैसे कि मॉर्टगेज या आप कहें प्लेज। मीन्स आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, वो है मॉर्टगेज। अगर आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के या कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रहे हैं तो वो क्या होगी, प्लेज होगी। इमूवेबल मॉर्टगेज, अगर आप मूवेबल दे रहे हैं तो वो प्लेज। तो आप लोन के एवज में वहां पर एक सिक्योरिटी रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एक्शन एबल क्लेम नहीं होगा, क्योंकि हमने एज अ सिक्योरिटी एक प्रॉपर्टी आपको दी हुई है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप वो बेचकर अपने पास रख सकते हैं। दूसरी होती है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड जो डेब्ट है इसके ऊपर हम एक्शन एबल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह होता है कि हम किसी भी शख्स से डेब्ट कर्ज ले लेते हैं, बट एज अ सिक्योरिटी हम उसको कुछ भी चीज नहीं देते। एज अ ले लिया भाई, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में या ऐसे बैंक में से या किसी दूसरी जगह से हम एज अ लोन लेके आते हैं, बट उसको हम कोई भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं देते कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप वहां से काट लेना। तो इन केस हम जो है कोर्ट में जाकर एक्शनेबल क्लेम करेंगे उस शख्स के ऊपर कि इसने मुझसे इस डेट को जो है कर्जा लिया था, इसने अभी तक मुझे रिटर्न नहीं किया और टाइम पीरियड जो था वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्शनेबल क्लेम का। और लास्ट जो वर्ड है आपका वो है अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। तो सिंपली इसका कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर जो लफ्ज नोटिस लिखा गया है इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज। सिंपली आप कहें कि वो शख्स जिसके नॉलेज या जिसकी इंफॉर्मेशन में ये है कि मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी या अपनी इंटाइटलमेंट मिस्टर बी के नाम पर की है, तो उस शख्स को हम कहेंगे कि दिस पर्सन हैव अ नॉलेज। दिस पर्सन के पास क्या नोटिफिकेशन है, उसके पास फैक्ट जो है उस प्रॉपर्टी से मुतालिक जो फैक्ट है उसका इल्म उस शख्स के पास है। तो नोटिस दो अकसाम के होते हैं, एक होता है एक्चुअल नोटिस। ये है कि आप डायरेक्टली, सिंपली मैं आपको ये एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि एक फ्लैट है उसको मैंने रेंट पर लिया हुआ है, तो उस फ्लैट में अगर कोई रिपेयरिंग करवानी है या उस फ्लैट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं डायरेक्टली उस फ्लैट के ओनर से रब्ता करूंगा, उससे कांटेक्ट करूंगा, उसको डायरेक्टली कहूंगा कि उसको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, भाई ये चीज मुझे रिपेयरिंग करवानी है या ये इशू जो आ रहे हैं आपके फ्लैट में। आप